हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैपिटल गेन के सम्स जो आपकी बुक में दिए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स फॉर दिस अटेम्प्ट। ओके, सब लोगों के पास ये बुक होंगी इनकम टैक्स की सुधीर प्रकाशन। उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है which is on the page number 296, which is on given on the page number 296, illustration number 1। ओके, मैं रीड कर रहा हूं, आप उसमें ध्यान दीजिए। मैं आपको ये पूरा सम्स करवाऊंगा। ओके, श्री आर has purchased house property for 35,000 on 25th April 1981। अच्छा, उन्होंने 25/4/1981 को एक प्रॉपर्टी परचेस की थी। दिस अमाउंट वॉज पेड बाय हिज फादर। किसने पे की थी? उसके फादर ने वो अमाउंट पे की थी। द इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आर डन बाय हिम वॉज एज फॉलो। अच्छा, उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की थी फादर ने, और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट असेसी ने करवाया है, मतलब मिस्टर आर ने वो करवाया है। अच्छा, आगे पढ़ रहा हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रूम्स ऑन 1/1/1991। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रूम्स, उन्होंने 2 रूम कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। अच्छा, 40,000 रुपए कॉस्ट दी है 1/1/91 को। रिन्यूअल एक्सपेंस 1/1/98 30,000। अगेन रिन्यूअल एक्सपेंस 31st March 2003 1 lakh rupees। Fair market value of the property 1/4/2001 is 2,40,000, is 2,40,000। Okay, sales of house property on 31st January 2020, मतलब 2021 में आपने ये असेट सेल के, सॉरी 1920 में आपने ये असेट सेल की है, मतलब आपका प्रीवियस ईयर 19-20 होगा। अब देखिए कब सेल की है, फिर से आपको बता रहा हूं। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 31st January 2020, 31st March, सॉरी 31st January 2020 इज अ पार्ट ऑफ 2019-20। कितने में सेल की है? 16 लाख में। कितने में सेल की है? 16 लाख में आपने ये प्रॉपर्टी सेल की है। ब्रोकरेज एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर 15,000। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 109। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 1920 289। Under section 54, which kind of tax planning was to be done by Shri R? Give your opinion. He desire either to construct or purchase of house property। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद करवा लूं। जब भी कोई प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले परचेस की है, तो आपको उसकी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिच एवर इज हायर वो कंसीडर करना होगा। ओके, यस, देखो इसमें सॉल्यूशन में दिया है इंफॉर्मेशन बिफोर 1/4/2001 is totally irrelevant। Here cost before 1/4/1 is 1,05,000। आप चेक करो 1/4/1 से पहले कितनी कॉस्ट हो रही है आपकी। सबसे पहले उन्होंने परचेस किया था वो 35,000, इंप्रूवमेंट करवाया 40,000 एंड 30,000, टोटल 1,05,000। मतलब कॉस्ट 1/4/2001 को 1,05,000 है। मैंने आपको आगे समझाया था थियरी में कि जब भी आपकी कॉस्ट 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू लेने की, मतलब ऑन 1/4/2001 कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस आपको कंसीडर करना है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस आपको कंसीडर करना है। तो ये केस में आप कंसीडर करोगे 1/4/2001 की कॉस्ट विच इज 2,40,000।
उसके बाद आपने कॉस्ट की है 2003 में 1 लाख। अच्छा, वो तो 1/4/2001 के बाद है, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। ओके, यस, लेट मी फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैसे फाइंड होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। मैं अभी आपको समझा रहा हूं इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ही बेसिक फंडा आपका क्लियर करेगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था, याद करिए आप, सेल कंसिडरेशन। अगर आपके पास नोट हो तो साथ में रखना, तो आपको पता चले। उसमें से हम माइनस करते हैं एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, तो मुझे मिलेगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से मैं माइनस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस। अच्छा, लेकिन इसमें परचेस वाला नहीं आएगा, क्योंकि 141 से पहले परचेस किया है, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा, पर सर आपने ऐसा क्यों किया, इंडेक्स क्यों लिया, एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं ली? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइंड करने के लिए आपको इंडेक्स कॉस्ट ही माइनस करनी पड़ेगी। ओके, तो इंडेक्स कॉस्ट ही माइनस करनी पड़ेगी। इंडेक्स कॉस्ट क्यों? मुझे कैसे पता चला कि ये लॉन्ग टर्म ही है? मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी हो तो 24 महीने के बाद आप सेल करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। अब देखिए, आपने परचेज कब किया है? 81 में किया है, इम्प्रूवमेंट 91 में किया है, 2003 में किया है, और सेल कब किया है? 2020 में। बट ऑब्वियस 24 मंथ से ज्यादा हो गया, इट मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, यस, तो मैं यहाँ पे दो चीज माइनस करने वाला हूँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो मुझे मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूं मिस्टर आर। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है। प्रीवियस ईयर 19-20 एंड असेसमेंट ईयर 20-21। ओके, आराम से मैं आपको समझाऊंगा, पूरा आपको क्लियर होगा ही होगा और होना ही चाहिए। ओके, यस, ओके, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। सेल्स कंसिडरेशन, आपने कितने में सेल किया? सबसे पहले ये देखिए सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2020 एट 16 लाख। आपने कितने में सेल किया है? 16 लाख में। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, ये एक्सपेंस हमेशा सेल के रिलेटेड एक्सपेंस ही आएंगे। सेल करते वक्त जो एक्सपेंस होते हैं वही आपको यहाँ पे डिडक्ट करने हैं। देखिए, जैसे कि ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आपने कब पे किया होगा? जब आप सेल कर रहे हो तब, और सेल के साथ दिया है, इसलिए मैं मान लूंगा इट इज विद द सेल। ओके, आगे मैं बढ़ रहा हूं। माय नेट कंसिडरेशन वुड बी 16 लाख माइनस 15,000, मतलब 15 लाख 85,000। 15 लाख 85,000। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज मैं नोट 1 करके जा रहा हूं।
क्योंकि यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट है। नोट 1 विच इज कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, अगर 1/4/2001 से पहले जो भी एक्सपेंस हुए हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लो, उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट कौन कौन सी डेट की है? 25/4/1981 कितनी है? 35,000। अच्छा, दूसरी कॉस्ट कौन सी है? दूसरी कॉस्ट आपको दी है कि भाई 2 रूम्स बनाए थे, एक 91 में, 1991 कितने रुपए में बनवाए थे? 40,000 में। ओके, तीसरी कॉस्ट आपकी हो रही है यहाँ पे 1198, वो हो रही है आपकी 30,000। और एक और कॉस्ट हो रही है 31 मार्च 2003, लेकिन वो तो 1/4/2001 के बाद का है, तो वो तो मैं अलग से इंप्रूवमेंट गिनूंगा। ये कॉस्ट का कैलकुलेशन कहां तक का होगा? अप टू 1/4/2001। कॉस्ट अप टू 1/4/2001 कितना हो रहा है? अगर मैं टोटल करूं तो मुझे पता चलेगा इट इज ओनली 1,05,000। अच्छा, कॉस्ट निकाल ली, फिर नीचे क्या लिखने का? फेयर मार्केट वैल्यू FMV ऑन 1/4/2001 कितनी देके रखी है? FMV विच इज गिवन 2,40,000। तो आपके लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी? दोनों में से जो ज्यादा है वो, विच एवर इज हायर। आपको कौन सी कॉस्ट लेनी है? दोनों में से जो ज्यादा है वो। तो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी 2,40,000, नॉट 1,05,000। सो आपको कैलकुलेशन किसके ऊपर देना है? 2,40,000 पे। 2,40,000 into इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सेल ईयर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सेल ईयर, सेल कब किया है? 19-20 में। सेल कब किया है? 19-20 में। देखो तो 19-20 का इंडेक्स क्या है? 289 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर। लेकिन अगर परचेज 1/4/2001 से पहले है तो 1/4/2001 का इंडेक्स लेने का। अगर परचेज 1/4/2000 से पहले का है तो 1/4/2001 का इंडेक्स लेने का, जो है 100। 1/4 लेने का परचेज का, लेकिन अगर परचेज 1/4/1 से पहले है तो 1/4/1 का लेने का। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई इंडेक्स था ही नहीं। इंडेक्स कब स्टार्ट हुआ है? 1/4/2001 को स्टार्ट हुआ है। इसीलिए 2,40,000 into index number of sale year 289 divided by index number of 1/4/2001 which is 100. This is your index cost of purchase. अच्छा, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो कुछ आंसर आएगा 6 लाख। मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं 2,40,000 इंटू, कैलकुलेशन थोड़ा सा साइड में रख दूं तो आपको इजी रहे, इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100। 693,600। अच्छा, इंप्रूवमेंट की बारी अभी। अच्छा, इंप्रूवमेंट आपने अगर 1/4/1 से बात किया तो उसका अलग कैलकुलेशन होगा। देखिए कितना इंप्रूवमेंट किया है आपने। मैंने इंप्रूवमेंट किया है 1 लाख रुपीस का 31 मार्च 2003 को, into 289 index number of sale year divided by index number of improvement year 2003। 31 मार्च 2003 मतलब 2002 2003 होंगे। देखो तो 2000 इन्होंने गलती की है, इंडेक्स नंबर ऑफ
2003-4 दिया है। इंडेक्स नंबर किसका दिया है? 34 का। अगर 31 मार्च 2003 हो तो वो इंडेक्स आएगा 23 का। पर क्या करे, गलती कर ही दी है उन्होंने, तो हम कुछ सुधार करेंगे। एक काम कर दीजिए, रिन्यूअल एक्सपेंस ऑन 31 मार्च 2003 लिखा है ना, उसको कर दीजिए 31 मार्च 2004। 31 मार्च 2004 कर दीजिए, मतलब 34 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 109। आपको इतना तो पता चल पाएगा कि भी ये कौन से ईयर में आता है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हो। 31 मार्च 2003 होता तो वो 2-3 होता, 4 किया इसलिए वो क्या हो गया, 2003-4। ओके, अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कुछ ऐसे होगा, 1 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 109, 265 137.61 मतलब 138, 165 137 में 8 कर देता हूं। चलो अच्छा, चलो ये दोनों का कॉस्ट कितनी की टोटल कॉस्ट हो रही है वो भी हम देख लेंगे एक बार फटाफट। तो अगर मैं टोटल करूं 63693 प्लस 265138, तो टोटल होगा 958738, 958738। अच्छा, अब मैं ये माइनस करूंगा, -15,85,626 262, 626,262। This is your long term capital gain. This is your long term capital gain. अच्छा, आपको ये 6,26,262 पे 20% टैक्स भरना पड़ेगा। आपको इसके ऊपर 20% टैक्स भरना पड़ेगा। आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल की है इसीलिए। बट अगर आप असेट सेल करने से, असेट्स सोल्ड ऑन, आपने असेट्स कब सेल की है, आप देखिए 31 जनवरी 2020 को आपने असेट सेल की है। अगर आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 चाहिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 चाहिए, तो आपको परचेज करना पड़ेगा, परचेज हाउस प्रॉपर्टी बिफोर 1 ईयर, मीन्स 1 साल पहले का पीरियड, मतलब 31 जनवरी 2019 टू आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, परचेस कब सेल किया, 31 जनवरी 20, 31 जनवरी 2022, मतलब 31/1/19 से 31/1/22 के बीच में आपको असेट्स परचेज करनी पड़ेगी, असेट्स परचेज करनी पड़ेगी। कौन से टाइम पीरियड में, 31/1/19 से 31/1/2022, ये पीरियड के बीच में आपको असेट्स परचेज करनी पड़ेगी। कितनी, एटलीस्ट 6,26,262। आपको ऐसा लिखने का, थियरी वाइज समझाने का कि भाई ये टाइम से ये टाइम, ऐसा पहले लिख दो फिर नीचे लिख दो कि भाई असेसी हैज टू परचेज next house property between 31 जनवरी 2019 to 31 जनवरी 2022 of at least 6,26,262 to
not paying the tax, मतलब इतना आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं कंस्ट्रक्ट करूं, अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट हाउस प्रॉपर्टी up to 3 years from sale of assets, मतलब अगर मैं वो टाइम पीरियड यहां पे लिखूं तो कुछ ऐसा होगा 31 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2023, ये दोनों पीरियड के बीच में आपको ये असेट्स कंस्ट्रक्ट करवा देनी पड़ेगी। कितनी? एटलीस्ट, मैंने अभी भी बताया कितनी, एटलीस्ट 6,26,262। आई होप आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने असेट्स परचेज की 5 लाख की या तो कंस्ट्रक्ट की 5 लाख की, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। अगर 5 लाख की ना तो आपको डिडक्शन भी 5 लाख का मिलेगा, मतलब आपको 1,26,262 पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने 6,26,262 या तो उससे ज्यादा की असेट्स परचेज की या तो कंस्ट्रक्ट की तो आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अज्यूम करो 7 लाख की आपने परचेज की, अगर 7 लाख की परचेज की तो 6,26,000 पूरा मिलेगा। मैंने क्या बोला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर, वो आपको डिडक्शन मिलेगा। 8 लाख है तो 8 और 6,26 दोनों में से कम है वो डिडक्शन मिलेगा। 5 लाख की तो 6,26 5 लाख विच एवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिलने वाला है। अच्छा, कम डिडक्शन मिला तो बाकी के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तो आप ये भी एक्सप्लेन करोगे कि अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, यहां पे ऐसे आप लिख सकते हो, अज्यूम इन्वेस्टमेंट डन इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी is rupees 8 lakh. Okay, then deduction under section 54 is long term capital gain, which is 626 262 or actual investment, which is 8 lakh, whichever is less. So whichever is less, कितना डिडक्शन होगा? 626 262। ओके, यस। तो अब क्या होगा, आपको कितना, आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो कितना आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं नीचे ले लेता हूं। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इतना था। ओके, अब मैं लिखूंगा ऐसे, लेस डिडक्शन या तो एग्जम्पशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। अंडर सेक्शन कई जगह डिडक्शन लिखा है, कई जगह एग्जम्पशन लिखा है। 626 262 पूरा। सो नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज, अच्छा, अब थोड़ा सा अजम्पशन चेंज, थोड़ा सा अजम्पशन चेंज।
assume investment done is only 5 lakh. So long term capital gain or investment, whichever is less, so it will be rupees 5 lakh, which is rupees 5 lakh. आपको कितना डिडक्शन या तो एग्जम्पशन मिलने वाला है सेक्शन 54? इट इज 5 lakh. तो कुछ कैलकुलेशन इस तरह से होगा, तो कुछ कैलकुलेशन ऐसे होने वाला है. जस्ट अ मिनट. नीचे नहीं आ रहा है, कोई इश्यू नहीं, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ. ओके, अगर मैं यहाँ पे दूसरा फिर से बनाऊं तो कुछ इसी तरह से होने वाला है. अच्छा, आपको रिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 54? इट इज अवेलेबल रुपीज 5 lakh. ओके, तो आपको यहाँ पे जो दिया गया है उतना पूरा नहीं मिलेगा, विच एवर इज लोअर. अच्छा, नेट नेट टैक्सेबल गेन कितना आएगा? 1,26,262. इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा. इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस इलस्ट्रेशन नंबर 1. आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहां तक रख रहा हूं. नेक्स्ट वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझाऊंगा.